गुड मॉर्निंग। आज हम पॉलिटिकल सेकंड का अध्याय सेकंड जिसमें नीति निर्देशित तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे। पूर्व की क्लास में हमने नीति निर्देशित तत्वों के अध्ययन के साथ साथ उसके महत्व तक हमने अध्ययन कर लिया था और हमने बात करी थी कि नीति निर्देशित तत्वों का क्रियान्वयन जो हमारे देश में हो रहा है उसके कुछ उदाहरण या उसके कुछ उदाहरण द्वारा हम नीति निर्देशित तत्वों का क्रियान्वयन किन किन रूपों में हो रहा है इसे हम जान सकते हैं या समझ सकते हैं। इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे कि नीति निर्देशित तत्वों के क्रियान्वयन की कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण तो बहुत सारे हैं जिसको पढ़े तो पढ़ते पढ़ते बहुत लंबा समय हो जाए, परंतु हम यहाँ पर कुछ मुख्य उदाहरण जिनको पढ़कर सिर्फ नीति निर्देशित तत्वों के क्रियान्वयन को उदाहरण के रूप में समझेंगे। अब वे उदाहरण कौन कौन सा प्रश्न आ सकता है कि नीति निर्देशित तत्वों का क्रियान्वयन किन किन रूपों में किया जा रहा है या हो रहा है, तो यह हमारे लिए उदाहरण हो जाएंगे। जैसे सबसे पहला उदाहरण देता हूं मैं भूमि सुधार के रूप में। कौन सा उदाहरण? भूमि सुधार के रूप में। हम देखते हैं कि भारत में स्वतंत्रता से पूर्व ही जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा था और इसको देखते हुए हमारे संविधान की अनुसूची 9 के अंतर्गत भूमि सुधार की बात कही गई, जिससे हमने स्वतंत्रता के बाद 1951 में एक कानून बनाया, भूमि सुधार अधिनियम लागू कर जो किसान थे, जो भूमि को जोतते थे, उन्हें उसका अधिकार मिला, उन्हें अपनी भूमि मिली, यानी भूमि का अधिकार मिला। जिस भूमि को जहां पर किसान अपनी खेती कर रहे थे, भूमि को जोत रहे थे, उन्हें वहां भूमि मिल गई। तो इस प्रकार के कानून बनाया गया। इस प्रकार का नीति निर्देशित तत्वों के द्वारा भूमि सुधार के रूप में हम एक उदाहरण देख सकते हैं। अर्थात भूमि सुधार को हम एक नीति निर्देशित तत्व का क्रियान्वित रूप या क्रियान्वयन के रूप में हम देख सकते हैं। दूसरा रूप हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण कि पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन जिसकी बात नीति निर्देशित तत्वों के अंतर्गत किस रूप में बात हुई, तो अपन देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जिसकी स्थापना को लेकर 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया पूरे देश में। परंतु हम देखते हैं इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था इसी तरह चलने लगी, परंतु 1993 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो हमारी पंचायती राज जो संस्थाएं थी या पंचायती राज जो था उसे एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अर्थात ग्राम पंचायत वगैरह एक संवैधानिक दर्जे के रूप में 1993 के बाद 73वें संविधान के संशोधन में इसे एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो शहरी क्षेत्र है वहां पर जो स्थानीय स्वशासन की जो इकाइयां थी उन्हें भी सुदृढ़ किया गया। अर्थात नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, ये शहरी क्षेत्र की क्या कहलाती है? स्थानीय स्वशासन की इकाइयां कहलाती है। तो इसके संबंध में सुदृढ़ीकरण करना यानी इन्हें सुदृढ़ करना, मजबूत बनाना, इस प्रकार की कार्य भी हमें किसके तहत नीति निर्देशित तत्वों के क्रियान्वयन के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करवाना और वर्तमान समय में हम सारी चीजें देख रहे हैं। तो ये सब किससे सफल हो पाया? यह सब किसके कारण हो पाया? तो नीति निर्देशित तत्वों के कारण हो पाया। अगला उदाहरण हम देखें तो हम देखेंगे कि कमजोर वर्ग का कल्याण। अर्थात भारत के संविधान के अंदर आपने देखा होगा कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग जिनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए और उनको आरक्षण की व्यवस्था दी गई। और हम देखते हैं कि इस आरक्षण को 95वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? बढ़ा दिया गया और उसे 25 जनवरी 2020 तक क्या कर दिया? बढ़ा दिया गया। ऐसा हमारे पुस्तक के अंदर इसका उल्लेख है। तो यह बात भी आरक्षण जो एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण प्राप्त हुआ है और अभी तक उनको जो आरक्षण मिल रहा है इसकी जो अवधि है उसको बढ़ाई जा रही है, तो वह भी किसका उदाहरण कह सकते हैं? वो भी नीति निर्देशित तत्व के उदाहरण के रूप में हम उसको देख सकते हैं। आगे बात करेंगे नीति निर्देशित तत्व के उदाहरण के रूप में, तो हम देखते हैं कि
100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। और इस प्रकार के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ये भी किसके द्वारा, नीति निश्चित तत्वों के क्रियान्वयन का उदाहरण कह सकते हैं। महानरेगा है, विवाह योजना है, पेंशन योजना है, जो सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत लोगों को प्राप्त हो रही है। आगे हम देखेंगे तो हम देखेंगे बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, अर्थात आपने देखा होगा आर्थिक समानता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, सबको आर्थिक समानता मिले, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक तो जीवन बीमा है, परिवहन है, पर्यटन है, इनके साथ साथ आपने देखा होगा बहुत सी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। पूरे राष्ट्र में उसका राष्ट्रीयकरण हो जाना अर्थात पूरे भारत के लिए वह बैंक के सभी मान्य हो गए। तो इस प्रकार के उदाहरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना, पर्यटन को उद्योगों को बढ़ावा देना, परिवहन उद्योग को बढ़ावा देना, जीवन बीमा है, तो इस प्रकार के कार्य जो भारत के अंदर हो रहे हैं यह भी नीति निश्चित तत्वों के क्रियान्वयन के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। आगे हम देखें तो और बहुत बात हमारे सामने आती है, वह आती है न्यायिक व्यवस्था को लेकर। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें कि हमने देखा कि हमारी न्यायिक व्यवस्था बहुत जटिल थी, बहुत खर्चीली थी, परंतु लोगों को न्याय दिलाने के लिए नीति निश्चित तत्वों के अंतर्गत क्या किया गया, तो आपने देखा होगा कि हमको सस्ता, शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्राप्त हो, इसके लिए लोक अदालतों की व्यवस्था करना, तथा आपने देखा होगा एक त्वरित न्यायालय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट, अर्थात तुरंत आपको लोक अदालतें तो होती है, लोक अदालत के अलावा एक और अदालत होती है जो होती है त्वरित फैसला सुनाती है, तुरंत उसमें किसी प्रकार का कोई विलंब नहीं होता है, तुरंत आपके सामने ही आपको फैसला सुना दिया जाता है। तो इस प्रकार से लंबित पड़े मामलों का तुरंत निपटारा करवाने के लिए, तुरंत न्याय प्राप्त करने के लिए लोक अदालत एवं त्वरित न्यायालय जैसी स्थापना करना या त्वरित न्यायालयों की स्थापना करना किसके उदाहरण के रूप में मान सकते हैं, किसका उदाहरण कह सकते हैं, तो नीति निर्देशित तत्वों का उदाहरण कह सकते हैं। फिर आगे बात करें अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा संबंधी। आप सभी जानते हैं कि हमारे जब देश स्वतंत्र हुआ तब देश की 14% आबादी ही क्या थी, पढ़ी लिखी थी या शिक्षित थी, और इसीलिए शिक्षा के महत्व को देखते हुए हमने धीरे धीरे शिक्षा की ओर अग्रसर होते हुए हमने 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक को या बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाने का अधिकार प्रदान किया। साथ ही साथ हमने सर्व शिक्षा अभियान में मिड डे मील है, अर्थात दोपहर का जो भोजन होता है, मध्याह्न का जो भोजन होता है विद्यालय में दिया जाता है, तो ये मिड डे मील योजना है, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करवाना है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम चलाकर हमने क्या किया, अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया है, इसकी ओर भी हमने कार्य किए। आगे हम बात करें तो संपत्ति के अधिकार में जो व्यवस्था बनी थी उस व्यवस्था में भी परिवर्तन किया। क्यों किया? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संपत्ति का जो अधिकार था वो कहीं न कहीं आर्थिक सामाजिक न्याय में कहीं न कहीं बाधक आ रहा था। संपत्ति का अधिकार जो हमें संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में दिया था, तो इससे बाद में देखा गया कि यह कहीं न कहीं आर्थिक और सामाजिक न्याय में क्या कर रहा है, बाधक बन रहा है। तो इसमें परिवर्तन किया गया 44 से संविधान संशोधन द्वारा इसमें परिवर्तन कर इसे मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में जो हम वर्तमान में संपत्ति के अधिकार का परिवर्तन देख रहे हैं, इसकी संबंध व्यवस्था के संबंध में जो परिवर्तन देख रहे हैं, वहां भी किसका उदाहरण कह सकते हैं, तो वहां भी नीति निर्देशित तत्व का उदाहरण कह सकते हैं। कौन सा उदाहरण? तो संपत्ति के अधिकार में परिवर्तन की व्यवस्था जो की और उसे वर्तमान में कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में प्रदान किया जाना, यह भी नीति निर्देशित तत्व के क्रियान्वयन का उदाहरण मान सकते हैं। और अंतिम रूप में मैं आपको एक उदाहरण और दे दूं कि हम देखते हैं कि नीति निर्देशित तत्व के अंतर्गत हमने देखा भी था कि समान कार्य हेतु समान वेतन। अब ये क्यों किया गया? तो हम देखते हैं कि वर्ग जाति लिंग के आधार पर, वर्ग जाति लिंग के आधार पर जो आजीविका के जो साधन थे या आजीविका में जो भेदभाव था, जो असमानता थी, उसको दूर करने के लिए आपने देखा होगा कि स्त्री और पुरुष को समान कार्य पर समान वेतन दिया जाने लगा। तो इस प्रकार के उदाहरण हमें नीति निर्देशित तत्वों के क्रियान्वयन के कुछ प्रमुख उदाहरण के रूप में, इतने उदाहरण आपको याद हैं, इतने उदाहरणों से हम समझ गए होंगे कि ये सारी बातें हमें नीति निर्देशित तत्वों के रूप में, नीति निर्देशित तत्वों के क्रियान्वयन के रूप में हमें प्राप्त होगी।
कि भारत को एक लोक कल्याणकारी समाजवादी राज्य बनाने के साथ साथ बल निरपेक्ष राज्य के रूप में हम देखते हैं, तो यह कहीं न कहीं लोक नीति निर्देशित तत्वों के क्रियान्वयन से संभव हो पा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक यहाँ पर इसका नीति निर्देशित तत्वों का एक अगला जो बिंदु नीति निर्देशित तत्वों का क्रियान्वयन के उदाहरण यहाँ पर हमारे उदाहरण से हम इस बात को समझ गए। अब हम आगे बात करते हैं कि नीति निर्देशित तत्व और जो मौलिक अधिकार, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। सबसे मोस्ट है संबंध तो है ही, संबंध हम बाद में पढ़ेंगे, परंतु इससे पहले मैं आपको इन दोनों के बीच अंतर बता दूं। अंतर किसके बीच, तो हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार हो, कितने अधिकार मौलिक वर्तमान में 6, और हम देखते हैं नीति निर्देशित तत्व, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। ये हमारे सामने बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशित तत्वों में क्या अंतर है। तो कुछ बातों से हम इन दोनों में अंतर करेंगे। सबसे पहला अंतर हमारे सामने आ जाएगा कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है, अर्थात से उसका हनन होने पर हम न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय की शरण ले सकते हैं, परंतु नीति निर्देशित तत्व वाद योग्य नहीं है, अर्थात इसका शोषण होने पर या इसके लागू कराने के लिए हम न्यायालय में शरण नहीं ले सकते। ये बात अलग है कि लोक कल्याणकारी होने के कारण कोई सरकार इसकी अवहेलना नहीं कर सकता। तो पहला अंतर सिर्फ एक लाइन में लिख लेंगे कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है, नीति निर्देशित तत्व वाद योग्य नहीं। क्लियर। दूसरा अंतर देखेंगे, मौलिक अधिकार जो होते हैं वह हमारे लिए कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार एक रूप में जब वाद योग्य है तो कैसा बन जाएंगे? मौलिक अधिकार हमारे लिए कानूनी अधिकार है, जबकि नीति निर्देशित तत्व हमारे लिए समाज के नैतिक बंधन के रूप में प्राप्त है। ये समाज के एक नैतिक बंधन के रूप में हमें प्राप्त है। ये हमारा दूसरा क्या हो जाएगा? अंतर। तीसरा अंतर हम देखें तो हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार के रूप में आपने देखा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसमें बंदी प्रतिक्षण वगैरह, और इसके अलावा तो स्वतंत्रता के रूप में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार है, जबकि नीति निर्देशित तत्व जो होते हैं वो राज्य की नीतियों के निर्धारण में पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। कि नीति निर्देशित तत्व राज्य के नीति निर्धारण में पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, जबकि मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार के रूप में होते हैं। अगला अंतर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे लिए राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक है। मौलिक अधिकार हमारे लिए राजनीतिक लोकतंत्र का प्रतीक माना गया है, जबकि नीति निर्देशित तत्व हमारे सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में हमें प्राप्त है। जबकि नीति निर्देशित तत्व हमारे लिए कैसे है? तो नीति निर्देशित तत्व हमारे आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र का प्रतीक है और मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र का प्रतीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये चार बातें हमें किसके अंतर के रूप में बताई गई है या किसका अंतर स्पष्ट करते हैं? तो मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशित तत्वों का अंतर करते हैं। आगे हम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशित तत्वों के बीच संबंध देखेंगे कि दोनों के अंदर वास्तविक संबंध कैसे है। दोनों ही लोक कल्याणकारी है, परंतु इनके अंदर कुछ बातें हम देखेंगे जिनके इनके संबंध के बारे में हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।